हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूँ एक नया एक्ट, पॉक्सो एक्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। पीछे के वीडियोज़ में मैंने बेर एक्ट के बारे में बताया था। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हमारे अलग अलग वीडियोज़ हो चुके हैं। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ इस एक्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनकी PDF मैंने खुद तैयार की है। इनमें वो क्वेश्चंस हैं जो कि पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वो सारे क्वेश्चंस का मैंने सेक्शन वाइज कलेक्शन किया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो सारा बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और किसी को अगर मान लो ये PDF चाहिए तो मेरे को बता सकता है, ये मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने इस प्रकार से सारे एक्ट्स के बारे में जो कि RJS के सिलेबस में है, सबकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF बना रखे हैं, जो कि मैं आपको दे दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं हम पॉक्सो एक्ट 2012। सबसे पहले थ्रूली हम इसका देखते हैं कि इसके प्रमुख चैप्टर कौन कौन से हैं। तो देखो, इसके प्रमुख चैप्टर हैं, ये आप देख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, पहले मैं बता चुका हूँ। ये चैप्टर टोटल 1 से लेकर 9 तक है, जो कि धारा 1 से लेकर 46 तक कवर करते हैं। आगे हैं इसकी प्रमुख धाराएं, तो धाराएं भी आप पढ़ लेना अपने आप। मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। देखो, धाराओं में 2 धाराएं हैं, इनको थोड़ा देखना है। जो धारा 42 है 2013 के अधिनियम 13 के धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित की गई है। ये पहले जो थी उसमें परिवर्तन करके दूसरी धारा यहाँ पे प्रतिस्थापित की गई है। और 42 का जो है वो क्या है कि अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होना, यह ऐड किया गया 2013 के अधिनियम 13 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ये। तो ये 2 एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, चलो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला है धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बालकों के लिए विशेष उत्पन्न करने के लिए सशक्त करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो है अनुच्छेद 15 का खंड 3। यह हमें क्या करता है, बालकों के लिए विशेष उत्पन्न करने के लिए सशक्त करता है, संविधान का अनुच्छेद 15 खंड 3। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया। तो अंगीकृत किया था 11 दिसंबर 1992 को। नेक्स्ट है कि यह अधिनियम लागू कब हुआ। तो ये हुआ था 26 जून 2012 को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं धारा 1 से। नेक्स्ट है धारा 2, एज यूजुअल परिभाषाएं। तो परिभाषाओं से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है कि इस अधिनियम में बालक किसे माना गया, वेरी इंपॉर्टेंट। बालक के लिए एज हर अधिनियम में डिसाइड की गई होती है कि कौन से अधिनियम में किस एज के व्यक्ति को बालक के रूप में काउंट किया जाता है। तो 18 वर्ष से कम आयु का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बालक माना जाएगा पॉक्सो एक्ट में। नेक्स्ट है सेकंड, कि जो शब्द इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है वो कहाँ से लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें बताया रहता है कि इस अधिनियम में अगर कोई शब्द परिभाषित नहीं है लेकिन उसको अगर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है तो वो कहाँ से देखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी है। ये IPC 1860 में, IPC 1860 में, CRPC 1973, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम JJ एक्ट जो 2015 है उसमें, और लास्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 पे। इन 4 एक्ट में अगर कोई डेफिनेशन दी गई है और इस एक्ट में नहीं दी गई है तो उनके अर्थ वही लिए जाएंगे जो कि उन एक्ट में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है धारा 3 से कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। धारा 4 है परिवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। धारा 3 है परिवेशन लैंगिक हमला, उसमें मतलब डेफिनेशन दी गई है। तो इसके लिए दंड क्या है, दंड में दिया गया है। पहला, परिवेशन लैंगिक हमला अगर होता है तो दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो कि कम से कम 10 वर्ष का, मैक्सिमम आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माना भी देय हो। अगर परिवेशन लैंगिक हमले का अपराध किया जाता है तो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास लगाया जा सकता है, जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष होगी, और जो अधिकतम आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माना भी देय होगा।
इसमें दूसरी कंडीशन है कि अगर 16 वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है तो मिनिमम कारावास 20 वर्ष का होगा और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक होगा और जुर्माना भी देय होगा। अगर 16 वर्ष से कम आयु के बालक पे किया जाता है तो मिनिमम जो है लिमिट वो 10 वर्ष से 20 वर्ष हो जाएगी और आजीवन कारावास है उसमें भी एक कंडीशन आ जाएगी, आजीवन कारावास है वो शेष प्राकृत जीवन काल के बराबर होगा। अब है कि इस धारा के अंतर्गत जो जुर्माना हमने देखा है कि जुर्माना कितना होगा, तो जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा तथा चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति के लिए पीड़ित को दिया जाएगा। ये जुर्माना इतना होगा कि जो कि उचित और युक्तियुक्त और न्यायोचित है और जो कि पीड़ित है उसके चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के लिए पर्याप्त हो और वो जुर्माना है वो पीड़ित को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कि किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किस श्रेणी में आएगा। सामूहिक है तो क्या हो जाएगा, गुरुतर हो जाएगा, तो इसलिए उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। नेक्स्ट है फोर कि उसी बालक पर एक से अधिक बार या फिर बार बार अगर प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है तो वो किस में आएगा, वो भी गुरुतर लैंगिक हमले में आएगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में आएगा। प्रवेशन लैंगिक हमला है वो नॉर्मल प्रवेशन लैंगिक हमला है, अगर उसमें बार बार करते हैं या ज़्यादा लोग करते हैं, ग्रुप में होता है, इस प्रकार की अगर कोई भी कंडीशन इससे एक्स्ट्रा जुड़ जाती है तो वो गुरुतर का रूप ले लेता है। जैसे कि नेक्स्ट है कि 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर अगर प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है तो वो किस में आएगा, तो वो भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में आएगा। और अगर 16 वर्ष से कम आयु के बालक पर किया जाता है तो उसके लिए दंड के अलग से प्रावधान किया गया है, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम आजीवन कारावास। नेक्स्ट है धारा 6, धारा 5 में भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा दी गई है और 6 में इसके लिए दंड की व्यवस्था है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड क्या होगा, तो क्या होगा, प्रवेशन लैंगिक हमले में हमने पढ़ा था कि दोनों में से किसी भांति का कारावास है, इसमें कठोर कारावास होगा जो कि मिनिमम 20 वर्ष का और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना भी देय होगा। और यहाँ पे आजीवन कारावास से अभिप्राय शेष प्राकृत जीवन काल से है या फिर क्या होगा, मृत्युदंड से वो दंडनीय होगा। तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में क्या हुआ, कठोर कारावास होगा जो कि मिनिमम 20 साल का और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना भी देय होगा। और आजीवन कारावास जो है वो शेष प्राकृत जीवन काल के बराबर होगा या फिर मृत्युदंड से दंडनीय होगा। यहाँ पे भी जुर्माना कितना होगा, तो सेम उसकी तरह जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा तथा चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ये पीड़ित को दिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 8, धारा 7 क्या है, लैंगिक हमले की परिभाषा है। धारा 8 है लैंगिक हमले के लिए दंड, तो दंड क्या होगा, लैंगिक हमले के लिए दंड है दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो कि 3 वर्ष से कम नहीं होगा और 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी देय होगा। यानी एक चीज़ तो याद रखने वाली कि जुर्माना यहाँ अलग से नहीं है, साथ में है, कारावास के साथ में जुर्माना होगा। ऐसा नहीं है कि कारावास या जुर्माना, कारावास और जुर्माना है, जितने भी अपराध उन सारे अपराध में कारावास के साथ में ही जुर्माना है। नेक्स्ट है गुरुतर लैंगिक हमला, ये लैंगिक हमला था, अब गुरुतर लैंगिक हमला है तो क्या होगा इसमें, पहला है कि किसी बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला अगर किया जाता है तो वो किस में आएगा, गुरुतर लैंगिक हमले में। अगर मान लो उसी बालक पर एक से अधिक बार या फिर बार बार लैंगिक हमला किया जाता है तो वो भी गुरुतर लैंगिक हमला होगा। या फिर 12 वर्ष से कम आयु के बालक पे अगर लैंगिक हमला किया जाता है तो वो भी गुरुतर लैंगिक हमला होगा। या फिर बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर अगर लैंगिक हमला किया जाता है तो वो भी गुरुतर लैंगिक हमले में आएगा। गुरुतर शब्द अभी पीछे भी मैंने बताया है कि गुरुतर शब्द कब जुड़ जाता है, जब वो नॉर्मल नहीं होकर कुछ उसमें स्पेशल कंडीशन आती है, जैसे कि वो सामूहिक रूप से किया जा रहा है या बार बार किया जा रहा है या 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ किया जा रहा है या मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, तो वो सारी अलग कंडीशन हो गई हैं, नॉर्मल से अलग हटते हैं, तो वो गुरुतर मैटर को बना देते हैं। नेक्स्ट है कि गुरुतर लैंगिक हमले के बारे में सत्य कथन क्या है, तो क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 4 दिए गए हैं कथन, तो ऑप्शन में 3 आ सकते हैं और 1 गलत होगा और पूछ लेगा कि क्या सही नहीं है, या फिर 1 सही दे दिया और 3 गलत दे दिए, बोलेंगे कि क्या सही है। तो गुरुतर लैंगिक हमले के बारे में सत्य कथन क्या है, पहला बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला होगा, दूसरा है संरक्षण गृह या अभिरक्षा में बालक पर अगर लैंगिक हमला होता है, तीसरा है कि हत्या करने के आशय से अगर लैंगिक हमला किया जाता है,
और फोर्थ है कि सार्वजनिक रूप से नंगा करने के आशय से अगर लैंगिक हमला किया जाता है तो वो सारे के सारे क्या हो गए, गुरुतर लैंगिक हमले में आएंगे। नेक्स्ट है धारा 10, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। तो गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड क्या है, दोनों में से किसी व्यक्ति का कारावास जो कि 5 वर्ष तक का, मैक्सिमम 7 वर्ष तक का, और जुर्माना भी होगा। लैंगिक हमले के लिए दंड क्या था, मिनिमम 3 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष था। और गुरुतर लैंगिक हमले में है मिनिमम 5 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष। नेक्स्ट है सेक्शन 11, लैंगिक उत्पीड़न। तो लैंगिक उत्पीड़न क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि कोई प्रश्न जिसमें लैंगिक आशय से अंतर्वलित है किस प्रकार का प्रश्न होगा। अगर मान लो कि कोई ऐसा सवाल पैदा होता है कि इसमें लैंगिक आशय से अंतर्वलित है तो किस प्रकार का प्रश्न होगा, वो तथ्य का प्रश्न होगा। लैंगिक आशय से अगर अंतर्वलित है तो वो तथ्य का प्रश्न होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 12, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। तो लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड क्या है, दोनों में से कोई भी भांति का कारावास जो कि मैक्सिमम 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। लैंगिक उत्पीड़न है जो इतने हम अपराध पढ़े हैं उनमें सबसे निम्न कोटि का अपराध है। सबसे कम सज़ा इसके लिए होती है कि दोनों में से किसी व्यक्ति का कारावास हो सकता है जो कि मैक्सिमम 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी इस पर देय होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। पहला क्या है इसमें सवाल कि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग में क्या क्या शामिल है, कब कहा जाएगा कि बालक का प्रयोजन अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग हुआ है। तो पहला है बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन करना। दूसरा है बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में परिवेशन के साथ या बिना करना। और थर्ड है कि बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना। तो ये किस में आएगा, ये आएगा अश्लील प्रयोजन का कार्य, अश्लील प्रयोजन में बालक का उपयोग। नेक्स्ट है सेक्शन 14, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड। जो अश्लील प्रयोजन है उसके लिए अगर बालक का उपयोग किया जाता है तो उसके लिए दंड की क्या व्यवस्था की गई है। तो पहला है अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करने के लिए दंड क्या होगा, कारावास मिनिमम 5 वर्ष तक का और जुर्माना। अश्लील प्रयोजन के लिए अगर बालक का उपयोग किया जाता है तो कारावास हो सकेगा जो कि कम से कम 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी देय होगा। और दूसरे और पश्चातवर्ती अपराध की दोष सिद्धि के लिए कारावास होगा जो कि 7 वर्ष से मिनिमम 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी देय होगा। अगर मान लो कि अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करता है, फर्स्ट टाइम पकड़ा जाता है तो मिनिमम 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध अगर किया जाता है, दोष सिद्धि हो जाती है तो मिनिमम 7 वर्ष तक का कारावास। नेक्स्ट है कि जो कै का अपराध करके धारा 3, 5, 7 या 9 में निर्दिष्ट अपराध करेगा तो कै के दंड के अतिरिक्त क्रमशः धारा 4, 6, 8 और 10 के अधीन भी दंडनीय होगा। यानी कि ये जो अपराध है अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग किया, ये करके अगर वो जो धारा 3, 5, 7 या 9 में निर्दिष्ट जो अपराध है वो भी अगर करता है तो ये सज़ा तो मिलेगी, इसके साथ साथ धारा 4, 6, 8 और 10 के अधीन जो दंड हैं वो भी उनको मिलेंगे। नेक्स्ट है धारा 15। धारा 15 क्या है कि बालक को सम्मिलित करने वाले अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड। अगर कोई मान लो बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री है उसका भंडारकरण करता है तो उसके लिए क्या दंड की व्यवस्था है। तो बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड क्या है, पहला बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारकरण अगर करेगा तो फर्स्ट टाइम 5,000 रुपये से अन्यून का जुर्माना। और अगर दूसरी और पश्चातवर्ती अपराध में देखते हैं तो 10,000 रुपये से अन्यून का जुर्माना होगा। नेक्स्ट है कि अगर ऐसी सामग्री का प्रचार या वितरण या साक्ष्य के रूप में अगर वो उपयोग करता है, ये तो था भंडारकरण 5,000 और 10,000 रुपये। अगर वो इसका या तो प्रचार करता है या फिर साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग करता है तो दोनों में से किसी व्यक्ति का कारावास जो कि अधिकतम 3 वर्ष तक का हो सकेगा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अगर मान लो वो इसको साक्ष्य के रूप में उपयोग कर लेता है तो मैक्सिमम 3 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा या फिर जुर्माना हो सकेगा या फिर दोनों हो सकेंगे। नेक्स्ट है कि बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का वाणिज्यिक भंडारकरण। तो बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री है उसका वाणिज्यिक भंडारकरण के संबंध में क्या उपबंध है। तो पहली दोष सिद्धि पर दोनों में से कोई व्यक्ति का कारावास जो कि कम से कम 3 वर्ष तक का और मैक्सिमम 5 वर्ष तक का हो सकेगा।
या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। या फिर दूसरे और पश्चातवर्ती अगर अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाता है तो दोनों में से किसी व्यक्ति का कारावास जो कि मिनिमम 5 वर्ष तक का और मैक्सिमम 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी देय होगा। नेक्स्ट है धारा 17 दुष्प्रेरण के लिए दंड। तो क्या है दुष्प्रेरण के लिए दंड? यदि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए तो उसी दंड से दंडनीय होगा जो कि उस अपराध के लिए उपबंधित है। यानी किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है, उसके पश्चात अगर वो दुष्प्रेरित कार्य कर दिया जाएगा तो जो अपराध किया गया है उसी के लिए उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 18। धारा 18 है किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड। अगर कोई अपराध है उसको करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसके लिए क्या दंड होगा? तो किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड है कि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक या फिर उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी अगर प्रयत्न करता है तो जो उसको कारावास की सज़ा सुनाई गई है, जो दंड दिया गया है उसके आधे तक का कारावास दिया जाएगा और जुर्माना या फिर दोनों से। अगर आजीवन कारावास है तो उसके आधे आजीवन कारावास का आधा कैसे करेंगे? जो उसकी भिन्न निकालते हैं उसके हिसाब से। या फिर अगर आजीवन कारावास न होकर अन्य कारावास दिया गया है तो उस कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का कारावास दिया जा सकेगा या फिर जुर्माना लगाया जा सकेगा या फिर दोनों होंगे। नेक्स्ट है धारा 19 अपराधों की रिपोर्ट करना। तो अपराधों की रिपोर्ट कौन करेगा, किसको करेगा? पहला क्वेश्चन है इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की जानकारी कहाँ उपलब्ध कराई जाएगी? तो 2 जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। पहली है विशेष किशोर पुलिस यूनिट को या फिर दूसरी है स्थानीय पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी अपराध हुए बालक को संरक्षण गृह में रखने की आवश्यकता हो तो किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस कितने समय के भीतर इसकी व्यवस्था करेगी? तो यह है 24 आवर्स के बीच अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात वो इसकी व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट है किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस कितने समय के भीतर बालक कल्याण समिति या फिर विशेष न्यायालय, सेशन न्यायालय, जहाँ न्यायालय नहीं हो वहाँ पे रिपोर्ट करेगी। तो कितने समय के भीतर करेगी? ये भी 24 आवर के भीतर करेगी। नेक्स्ट है कि विशेष न्यायालय कब संज्ञान लेगा? कब लेगा? या तो शिकायत पर या फिर पुलिस रिपोर्ट पर। नेक्स्ट है सेक्शन 5 क्वेश्चन 5 उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई सिविल या दंडिक दायित्व अवगत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 बालक की रिपोर्ट को किस भाषा में अभिलिखित किया जाएगा? अगर मान लो कि बालक रिपोर्ट लिखवा रहा है तो किस भाषा में किया जाएगा उसको अभिलिखित? तो ऐसी सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा जिससे बालक अभिलिखित की जा रही अंतर्वस्तुओं को समझ सकें। वो इस प्रकार की सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा जिससे कि वो उसकी अभिलिखित की जा रही चीज़ की अंतर्वस्तु को समझ सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 यदि बालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है, अगर मान लो बालक द्वारा जो नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु स्पष्ट की जा रही है तो क्या होगा? तो कोई अनुवादक 2 भाषीय जो ऐसी अर्हताएँ और अनुभव रखता हो उपलब्ध कराया जाएगा। धारा 21 है कि मामले की रिपोर्ट करने के लिए या फिर अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। अगर मामलों की रिपोर्ट करने के लिए या फिर अभिलिखित करने में विफल रहता है तो उसके लिए दंड की क्या व्यवस्था की गई है? तो मामले इसके लिए दंड है कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा 1 या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में अगर विफल रहेगा या जो धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा तो सज़ा क्या होगी? दोनों में से किसी भी व्यक्ति का कारावास जो कि अधिकतम 6 महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन है कि अगर किसी कंपनी या संस्था चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो उसका बाहर साधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19(1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में अगर वो विफल रहेगा तो कारावास कितना होगा? अधिकतम 1 वर्ष और जुर्माना
होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कि उपधारा 1 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे, यानी ये उपबंध है वो किसी भी बालक पे लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है धारा 22, मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। अगर कोई मिथ्या परिवाद किया जाता है या फिर कोई मिथ्या सूचना दी जाती है तो उसके लिए दंड क्या होगा। कोई व्यक्ति जो धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, उद्यापित करने या फिर धमकाने या उसकी मानहानि करने के एकमात्र आश्रय से मिथ्या परिवाद करेगा या फिर मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा तो उसको कारावास जो कि मैक्सिमम 6 महीने तक का हो सकेगा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, जो बालक न होते हुए बालक के विरुद्ध कोई अपराध मिथ्या परिवाद अगर वो करेगा या फिर मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा तो उसके लिए कारावास होगा जो कि अधिकतम 1 वर्ष तक का हो सकेगा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय होगा। नेक्स्ट है कि जहाँ किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या फिर मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है तो वहाँ ऐसे बालक पर कोई दंड आरोपित नहीं किया जाएगा। यानी अगर बालक द्वारा कोई इस प्रकार का मिथ्या परिवाद लाया जाता है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई जाती है तो उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 23, धारा 23, मीडिया के लिए प्रक्रिया। तो मीडिया के लिए अब क्या प्रक्रिया है। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, क्या मीडिया द्वारा किसी ऐसी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा सकता है जिसमें लैंगिक आक्रमित बालक की पहचान प्रकट होती हो। ये सवाल आया था CJ 2017 में। तो क्या है, ऐसे नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर सक्षम विशेष न्यायालय है वो अगर अनुज्ञात कर देता है तो इसका प्रकाशन किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से है, अगर सक्षम विशेष न्यायालय अनुज्ञात करता है या नहीं करता है, इस प्रकार का अगर ऑप्शन में नहीं है तो प्रकाशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कि इस धारा के प्रयोजन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार से 4 कथन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे जो हम सारे क्वेश्चंस में पढ़ रहे हैं। इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक गलत था, यह आया था 2023 में, तो इस प्रकार से आ सकता है। नेक्स्ट है, इस धारा के उल्लंघन के लिए मीडिया के लिए दंड की क्या उपबंध किए गए हैं। तो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो कि कम से कम 6 मास तक का हो सकेगा और अधिकतम 1 वर्ष तक का हो सकेगा, या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, मीडिया बालक की क्या क्या पहचान प्रकट नहीं करेगा। मीडिया क्या, अगर मान लो कि उससे बालक के बारे में बताने के लिए उसको अनुज्ञा मिल भी जाती है और जो वो मीडिया बताता है उसके बारे में न्यूज़ देता है तो क्या क्या नहीं बताएगा। बालक का नाम नहीं बताएगा, पता नहीं बताएगा, फ़ोटो चित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या फिर कोई अन्य ऐसी विशिष्टियाँ जिनसे बालक की पहचान का प्रकटन होता है तो वो नहीं बताएगा। नेक्स्ट है धारा 24। तो धारा 24 क्या बोलती है कि बालक के कथन को अभिलिखित करना। बालक के कथन को अभिलिखित करने के संबंध में क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, ये CJ 2015 में आया हुआ है। क्या है कि किन प्रश्नों का पालन बालक के परीक्षण अथवा उसके बयान अभिलिखित करते समय किया जाना चाहिए। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए बालक का परीक्षण करते समय और उसके बयान को अभिलिखित करते समय। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कोई भी ऑप्शन दे के कौन सा सही है ऐसे पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे के ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है, या किसी और तरीके से भी उसको पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब हमें सारे के सारे वो याद होनी चाहिए कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली क्या है, बालक का कथन उसके निवास अथवा ऐसी जगह जहाँ वह साधारणतया निवास करता है अथवा उसकी पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाएगा। दूसरा है, उप निरीक्षक की पंक्ति से न्यून महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उप निरीक्षक मीन्स सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर से न्यून कोई महिला पुलिस अधिकारी द्वारा यह किया जाएगा। नेक्स्ट है कि कथन अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा, जो पुलिस अधिकारी कथन अभिलिखित करेगा वो वर्दी में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, अन्वेषण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में नहीं आए। जो अन्वेषण अधिकारी है वो ये सुनिश्चित करेगा कि वो अभियुक्त के संपर्क में ना आए। नेक्स्ट है, किसी भी कारण से बालक को रात्रि में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। और लास्ट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित
की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है। यानी बालक की पहचान को तब तक संरक्षित रखा जाएगा जब तक कि विशेष न्यायालय इसके लिए अनुज्ञा प्रदान नहीं कर देता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है कि इस धारा के अंतर्गत बालक के कथन को अभिलिखित करने हेतु कौन प्राधिकृत है। बालक का कथन है उसको अभिलिखित करने के लिए अभी बताया है कि उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून कोई महिला पुलिस अधिकारी प्राधिकृत है। ये CJ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बालक का कथन कहाँ अभिलिखित किया जाएगा। बालक के कथन को कहाँ पे अभिलिखित किया जाएगा, या तो बालक के निवास स्थान पे या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वो साधारणतः निवास करता है अथवा उसकी पसंद का कोई स्थान है तो वहाँ पे इसके कथन को अभिलिखित किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 25, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। मजिस्ट्रेट है वो बालक के कथन का अभिलेखन करेगा तो उसके लिए क्या उपबंध है। पहला क्वेश्चन है ये CJ 2015 में आया हुआ है। क्या है कि इस धारा के अनुसार CRPC की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने वाला बालक का कथन क्या अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। नहीं, ये एक्सेप्शन दिया हुआ है इसमें कि CRPC की धारा 164 के अंतर्गत जो बयान दर्ज किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो जो अभियुक्त है उसका अधिवक्ता भी वहाँ पे उपस्थित होता है। लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर इस प्रकार से बयान दर्ज किया जाएगा CRPC की धारा 164 के अंतर्गत तो वहाँ पे अभियुक्त का अधिवक्ता अवेलेबल नहीं रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ भी है, दोबारा भी आ सकता है। नेक्स्ट है धारा 26, अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध। क्या उपबंध है कि जहाँ तक संभव है बालक का कथन सर्वदर्शी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अभिलिखित किया जाएगा। मतलब उसका जो कथन किया जा रहा है उसका वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट है धारा 27 क्या है, बालक की चिकित्सा परीक्षा। बालक की चिकित्सा परीक्षा के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला है कि बालक की चिकित्सा परीक्षा के दौरान कौन उपस्थित रहेगा। तो कौन उपस्थित रहेगा, पहला बालक के माता पिता या फिर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसमें कि बालक भरोसा या विश्वास रखता है। या तो उसके पेरेंट्स रहेंगे या फिर कोई अन्य ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसमें कि बालक भरोसा करता है या विश्वास रखता है। नेक्स्ट है सेकंड, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कोई FIR या परिवार दर्ज नहीं किया गया हो तो बालक की चिकित्सा परीक्षा कैसे की जाएगी। अगर मान लो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई है, परिवार नहीं किया गया है तो फिर उसकी चिकित्सा परीक्षा कैसे की जाएगी। तो वो CRPC की धारा 164 के अनुसार की जाएगी। अगर इस अधिनियम के अधीन नहीं किया गया है तो CRPC 1973 की धारा 164 के अनुसार उसकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है यदि पीड़ित बालिका है तो चिकित्सा परीक्षा किसके द्वारा की जाएगी। अगर वो बालिका है तो चिकित्सा परीक्षा महिला डॉक्टर के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है यदि बालक के माता पिता चिकित्सा परीक्षा के दौरान उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो कौन उपस्थित होगा। तो चिकित्सा संस्था के प्रभारी के द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में चिकित्सा परीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 28, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना। क्या अभिहित करेंगे विशेष न्यायालयों को। पहला है विशेष न्यायालय कौन वह किसको अभिहित करेगा। तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय अभिहित कर सकता है। यानी विशेष न्यायालय किसे बनाया जाएगा, किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाया जा सकता है। कौन करेगा, तो ये राज्य सरकार करेगी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। दूसरा है कि इस धारा के अधीन अभिहित विशेष न्यायालय अन्य अधिनियमों के अधीन भी विचारण कर सकेगी। जो विशेष न्यायालय धारा के अधीन बनाया गया है वो दूसरे एक्ट हैं उनके अधीन भी विचारण कर सकेंगे। नेक्स्ट है धारा 30। धारा 30 क्या है, आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा के संबंध में क्या उपबंध है। अभियुक्त के पास क्या प्रतिरक्षा होगी, जो अभियुक्त है उसके पास क्या प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं थी। उसके पास में केवल एक ही अभिरक्षा है कि उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं थी। तो आरोपी व्यक्ति है वो इसके संबंध में ये साबित कर सकेगा कि उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं थी। नेक्स्ट है आपराधिक मानसिक दशा के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। जो आपराधिक मानसिक दशा है ऊपर आरोपी व्यक्ति बोल रहा है कि उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी या ऐसी मानसिक स्थिति नहीं थी, तो इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, क्या क्या होना चाहिए। उसका आशय ऐसा नहीं था, उसका हेतु या फिर किसी अन्य तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण।
ये इस प्रकार की बातें अगर होंगी, उसका आशय ऐसा नहीं था या उसका हेतु ऐसा नहीं था, या फिर किसी अन्य तथ्य के ज्ञान की वजह से ऐसा किया, या फिर कोई विश्वास, किसी ऐसे विश्वास की वजह से उसने ऐसा किया, तो ये चीज़ें वो साबित कर सकता है। केवल यही उसके पास में प्रतिरक्षा होती है। नेक्स्ट है धारा 31 कि विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों का CRPC 1973 का लागू होना। जो विशेष न्यायालय हैं उनके कार्यवाहियों पे CRPC 1973 लागू होगी। तो क्या पहला, विशेष न्यायालयों को सेशन न्यायालय समझा जाएगा। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सेशन न्यायालय हैं उनको विशेष न्यायालय अभिहित किया जा सकता है, तो विशेष न्यायालय जो भी हैं उनको सेशन न्यायालय समझा जाएगा। दूसरा है कि विशेष न्यायालयों के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा। जो विशेष न्यायालय हैं उनके सामने अभियोजन का संचालन जो व्यक्ति कर रहा है उसको लोक अभियोजक समझा जाएगा। और लास्ट है कि CRPC के उपबंध विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होंगे। जो भी कार्यवाहियाँ होंगी उन पे CRPC के उपबंध लागू होंगे। नेक्स्ट है धारा 32 विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक क्या है? पहला क्वेश्चन है, धारा 32 के अंतर्गत कोई व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह, कब पात्र होगा विशेष लोक अभियोजक के लिए? ये CJ 2021 में आया हुआ है, लेटेस्ट जो पिछली एग्जाम थी उसमें। तो उसको अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष से एन्यून की अवधि के लिए व्यवसाय में रहा हुआ होना चाहिए। अगर वो 7 वर्ष से एन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में उसने अगर कार्य किया है तो उसको विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 34। धारा 34 क्या है? बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया। तो क्या है प्रक्रिया? पहला है, यदि इस अधिनियम के अधीन किसी बालक द्वारा अपराध किया जाता है तो कार्यवाही, अगर बालक इस अधिनियम के अधीन अपराध करता है तो उस पर कार्यवाही कैसे की जाएगी? JJ 2015 के उपबंधों के तहत की जाएगी उस पर कार्यवाही। दूसरा कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं, इस बात का अवधारण कैसे किया जाएगा? तो विशेष न्यायालय है वो स्वयं का समाधान करने के पश्चात कारणों को लेखबद्ध करके इसका निर्धारण करेगा। जो विशेष न्यायालय है वो खुद से इसका निर्धारण करेगा, लेकिन वो जो भी निर्धारण करेगा उसके लिए अपने कारणों को लेखबद्ध जरूर करेगा कि क्यों उसने उसकी आयु का निर्धारण इस प्रकार से किया है। नेक्स्ट है कि क्या विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश पश्चातवर्ती इस सबूत के कारण अविधिमान्य समझा जाएगा कि प्रश्न 2 में अवधारित आयु उस व्यक्ति की सही आयु है या नहीं। यानी कि मान लो कि उसने आयु का निर्धारण कर दिया, बाद में कोई ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे कि ये साबित हो जाता है कि इसने जो आयु का निर्धारण किया था वो सही नहीं था, तो क्या विशेष न्यायालय ने इस प्रकार का जो निर्धारण किया था उसको गलत मान लिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसने एक बार निर्धारण कर दिया तो वही सही होगा, वही मान्य होगा। नेक्स्ट है धारा 35। धारा 35 क्या है कि बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि। बालक का साक्ष्य उसको अभिलिखित करने के लिए और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो पहला है, बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा कितने समय के भीतर अभिलिखित किया जाएगा? तो विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाने के 30 दिन के भीतर उसको अभिलिखित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि विशेष न्यायालय कितने समय के भीतर विचारण पूरा करेगा? तो विशेष न्यायालय है अपराध का संज्ञान लिए जाने के 1 वर्ष के भीतर विचारण पूरा करेगा। यानी जैसे विशेष न्यायालय है अपराध का संज्ञान ले लेता है उसके 1 महीने के भीतर बालक के कथन को अभिलिखित किया जाएगा और 1 साल के अंदर अंदर उसका निपटारा कर दिया जाएगा विशेष न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है धारा 36 क्या है? साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को नहीं दिखना। जो बालक है उसका अभियुक्त को नहीं दिखने के संबंध में क्या उपबंध है कि विशेष न्यायालय बालक का कथन किस किस प्रकार से अभिलिखित करेगा, किस किस प्रकार से अभिलिखित कर सकता है जिससे कि वो अभियुक्त को नहीं देख सके? तो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, या फिर एकल दृश्य दर्पण है उसके द्वारा, या फिर पर्दा, या फिर कोई ऐसी अन्य युक्ति का प्रयोग करके वो कर सकता है जिससे कि वो अभियुक्त को नहीं देख पाएगा लेकिन अभियुक्त उसको देख सकता है और सुन सकता है। दूसरा है कि यह कौन सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है, कि अभियुक्त है वो बालक के कथन को सुन पा रहा है और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है? तो ये विशेष न्यायालय है वो सुनिश्चित करेगा कि वो अभियुक्त के जो बालक है उसके कथन को सुन पा रहा है और अभियुक्त है वो अपने अधिवक्ता के संपर्क में है। ये विशेष न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे। नेक्स्ट है सेक्शन 37 विचारण का बंद कमरे में किया जाना। तो क्या है? विशेष न्यायालय विचारण किसकी उपस्थिति में करेगा? विशेष न्यायालय वो विचारण किसकी उपस्थिति में करेगा?
तो बालक के माता पिता या फिर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में जिसमें कि बालक का विश्वास या भरोसा हो। जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि मेडिकल जो किया जाएगा वो किसकी उपस्थिति में किया जाएगा, उसके पेरेंट्स की उपस्थिति में या फिर ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर बालक का भरोसा हो। तो सेम इसमें भी वही है कि जो इसका विचारण है वो भी या तो उसके माता पिता की उपस्थिति में या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जो कि जिन पर उसका विश्वास हो, जिसके ऊपर बालक विश्वास करता हो। नेक्स्ट है कि जहां विशेष न्यायालय की यह राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है। अगर मान लो विशेष न्यायालय की ऐसी राय है कि बालक की परीक्षा है उसको न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है, तो क्या करेगा वो, तो CRPC की धारा 284 के उपबंधों के अनुसार में कमीशन निकालने के लिए वो कार्यवाही करेगा, वो कमीशन निकालने के लिए कार्यवाही कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 38 क्या है, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता लेना। तो किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता कैसे ले पाएगा। पहला, यदि बालक मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, विशेष न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए किसकी सहायता ले सकेगा। तो वो किसकी सहायता ले सकता है, अगर मान लो कि बालक मानसिक या फिर शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ जो कि ऐसी सहायताएँ या फिर अनुभव रखता है उस व्यक्ति की वो सहायता ले सकता है। नेक्स्ट है धारा 40। धारा 40 क्या है कि विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का क्या अधिकार है, बालक को क्या अधिकार प्राप्त है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है पहला कि बालक किस उपबंध के अधीन विधिक काउंसिल की सहायता लेने का हकदार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा उपबंध है जिसके अधीन विधिक काउंसिल की सहायता लेने का हक बालक का है। तो CRPC की धारा 301 के परंतु के अधीन वो सहायता ले सकता है, विधिक काउंसिल की वो सहायता ले सकता है, विधिक काउंसिल की सहायता लेने का वो हकदार है। सेकंड है, यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसिल का व्यय वहन करने में असमर्थ है तो क्या होगा, तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वो उसको वकील उपलब्ध कराए। नेक्स्ट है धारा 41। धारा 41 क्या है, कतिपय मामलों में धारा 3 से 13 तक के उपबंधों का लागू नहीं होना। यानी कि ऐसे कौन कौन से मामले होंगे जिनमें कि धारा 3 से लेकर 13 तक लागू नहीं होंगे, तक के उपबंध लागू नहीं होंगे, ऐसे कौन से मामले होंगे। तो क्या है क्वेश्चन, धारा 3 से 13 तक के उपबंध बालक की चिकित्सा परीक्षा या चिकित्सा उपचार के मामलों में कब लागू नहीं होंगे, 3 से 13 तक के। तो जब ऐसी चिकित्सा परीक्षा या उपचार है वो बालक के माता पिता या संरक्षक की सहमति से अगर किए जा रहे हैं तो उसके ऊपर वो लागू नहीं होंगे, अदरवाइज ये लागू 3 से 13 तक के उपबंध भी लागू होंगे। लेकिन अगर सहमति से किए जा रहे हैं तो ये 3 से 13 तक के मामले उपबंध लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है धारा 42, अनुकल्पित दंड। अनुकल्पित दंड के संबंध में क्या उपबंध है, तो पहला है किस अपराध के लिए दोषी उस दंड का भागी होगा जो कि इस अधिनियम या IPC के अधीन मात्रा में गुरुतर हो। यानी कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनमें दोषी है वो या तो इस संहिता के अधीन, इस एक्ट के अधीन या फिर IPC के अधीन जो दंड दिया गया उनमें से जो भी अधिक है उसके लिए भागी होगा। तो इसमें कुछ धाराएं दी गई हैं कि इस अधिनियम के अधीन और IPC की धारा 166 का है, 354 का है, 354 का है, 354 गए, 354 गए, 370 का है, 375, 376, 376 का है, 376 गए है, 376 है, 376 गए, 376 गए, 376 गए है, 376 गए है, 376 अड़े 509 के अधीन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 67 ख के अधीन अगर कोई दंडनीय अपराध है। इन धाराओं के अधीन अगर कोई दंडनीय अपराध है तो पॉक्सो एक्ट में या फिर इनमें जो मात्रा दंड की गुरुतर होगी, ज़्यादा होगी, वही दंड उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 42 का, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। यह विशेष विधि है, तो विशेष विधि है वो कभी भी अल्पीकरण में नहीं होती है। तो क्या है, इस अधिनियम के उपबंध यदि तत्समय प्रवर्त किसी विधि से अगर असंगत है तो क्या होगा, तो इस अधिनियम के उपबंधों पर उसकी असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अदायक प्रभाव होगा। यानी कि उसके अल्पीकरण में नहीं होगी। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा मामला है जिसमें कि इसके जो अधिनियम के उपबंध हैं वो उस समय प्रवर्त तत्समय प्रवर्त किसी विधि से असंगत हैं, तो जिस सीमा तक वो असंगत हैं
इस विधि के उपबंधों का उस पर अध्यारोही प्रभाव होगा। नेक्स्ट है धारा 43, अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। तो क्वेश्चन बनता है कि अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों को इस समय समय पर लोक जागरूकता के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। नेक्स्ट है धारा 44, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग। जो अधिनियम है उसके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? तो पहला है राष्ट्रीय या राज्य आयोग की शक्तियाँ। क्या शक्तियाँ? जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वही शक्तियाँ इसके लिए भी होंगी। नेक्स्ट है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो कौन करेगा? बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग या फिर धारा 17 के अधीन गठित राज्य आयोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। नेक्स्ट है धारा 45, नियम बनाने की शक्ति। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि नियम बनाने की शक्ति किस में है? इस एक्ट में के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में है, और अगर केंद्र सरकार नियम बनाने के बाद तुरंत से प्रत्येक सदन में 30 दिन के लिए, जो कि 2 या अधिक सत्रों में पूरा हो सकता है, उसके लिए उसको पेश करेगी। और लास्ट धारा 46, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो क्या है? इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर नहीं होगा। 2 वर्ष की समाप्ति तक कठिनाइयों को दूर करने के लिए वो बंद कर सकती हैं। अब आगे देखो, कुछ अपराधों के लिए दंड दिए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। यहाँ पे मैंने अलग से लिखा है, धारा 4 है, धारा 6 है, धारा 8 है, इनमें दंड के उपबंध किए गए हैं। तो इनको मैंने एक जगह लिखा है जिससे कि जल्दी से हम समझ सकते हैं। तो इस एक्ट में कहाँ कहाँ किस किस धारा में दंड की व्यवस्था की गई है, क्या धारा है और क्या दंड उसको दिया जा सकेगा। तो ये दंड है, इनको एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस प्रकार से आज हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। पॉक्सो एक कंप्लीट हो गया। इसके बाहर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की उम्मीद नहीं है। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो कि एग्ज़ाम में या तो पहले आ चुके हैं या फिर आगे आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि और वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे।